दोस्तों, आज ये आदमी किसी अनजान आदमी का पीछा कर रहा है। वो बिना किसी की नजर में आए तब तक उसके पीछे जाता है जब तक दूसरा आदमी एक जगह रुक नहीं जाता। और ऐसा होते ही वो नजर बचाकर उसके सामने से निकलता है और घर की रूफ पर जाकर ठीक उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट उठाकर निशाना लगाने लगता है। लेकिन जिस आदमी ने जिंदगी में कभी मक्खी तक नहीं मारी, उसकी आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसे ऐसा करना पड़ रहा है। और आगे क्या हुआ, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी शुरू होती है मानसू से, जो हमारी कहानी का मेन किरदार है। आज उसके पास जिंदगी में सब कुछ है, एक बड़ा घर, एक प्यारी सी फैमिली और 2 डॉग्स भी। उसे गार्डनिंग का भी शौक है, इसलिए एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनवाया है। वो एक सोलर पेपर नाम की कंपनी में पिछले 25 साल से एक इंजीनियर है और आज वो परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हुए अपनी बीवी मेरी को महंगे सैंडल्स देता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद दोनों एक डांस पार्टी में जाने वाले हैं। सब खुश हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनके 2 बच्चे हैं। जो लड़का है वो उसकी वाइफ मेरी की पहली वाली शादी से था और जो बेटी है वो मानसू और मेरी की शादी से थी। लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ दिनों बाद जिस कंपनी में वो काम करता है उसके अमेरिकन मालिक 20% प्रोडक्शन लाइन को कम करना चाहते हैं और जल्द ही कुछ वर्कर्स को निकालने वाले हैं और निकाले जाने वाली लिस्ट में उसका भी नाम है। वो अपने दोस्तों से मिलकर यूनियन बनाने को बोलता है और उन्हें कंपनी मालिक का विरोध करने के लिए मना रहा होता है। लेकिन उसके साथी बीड़ी पीते हुए बोलते हैं कि हमारे सामने बोलने से क्या होगा, हमारी कौन ही सुनेगा, तुम खुद ही जाकर मालिक से बात क्यों नहीं करते। इसके बाद वो फौरन बॉस के पास जाता है, लेकिन बॉस तो उससे ठीक से बात तक नहीं करते और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वो दुखी हो जाता है और इस बात का जिक्र वो अपनी बीवी से नहीं करता, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। बीवी के सामने वो नॉर्मली रिएक्ट कर रहा था। इसके बाद वो काम से निकाले गए सभी वर्कर्स की एक गैदरिंग में जाता है, जहां सभी लोग अपना अपना दुख बांट रहे थे और होस्ट उन्हें टेंशन कम करने के लिए एक एक्सरसाइज करवा रही है। गाल और माथे पर उंगलियां टच करो और बोलो ऑल इज वेल। लेकिन यहाँ मानसू का दांत दर्द करने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है और बोलता है कि देख लेना, इन सब में से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं हूँ और 3 महीनों में वो कोई और नौकरी ढूंढ ही लेगा। और ऑल इज वेल बोलते हुए अपनी बीवी को वीडियो कॉल करता है और सब बता देता है। मेरी जो कि फिट रहने के लिए टेनिस गेम खेला करती थी, ये सुन उसकी भी दुनिया हिल जाती है और उसी का टेनिस पार्टनर जो कि एक डेंटिस्ट है, वो उससे उसके दुखी होने की वजह पूछता है। लेकिन मेरी कुछ नहीं बताती। लेकिन 3 महीनों की बजाय आज 13 महीने हो चुके हैं और मानसू आज एक लोकल स्टोर में हेल्पर का काम कर रहा है। ऐसे में आज उसे उसका पुराना दोस्त नामगू एक नई कंपनी की हायरिंग के लिए कॉल करता है। वो स्टोर मैनेजर से छुट्टी मांगता है तो उसे निकाल दिया जाता है। वो अब वहीं पर कपड़े बदलकर इंटरव्यू के लिए निकल जाता है और यहाँ घर पर उसकी बीवी को भी अब घर की मॉर्टगेज डिफॉल्ट होने के नोटिस आते जा रहे थे। अगर जल्द ही कुछ न किया तो ये घर भी बेचना पड़ेगा। लेकिन मानसू को ऐसा लग रहा था जैसे कि इस इंटरव्यू पर उसे बस तंग करने के लिए बुलाया गया था। सामने वाली बिल्डिंग से धूप की रिफ्लेक्शन सीधा उसके मुंह पर पड़ रही थी। ऐसे में उसे एक आदमी तो दिखाई भी नहीं दे रहा था और टेंशन के चलते वो कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दे पाता। लेकिन उसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस था, इसलिए यहाँ उसे इंजीनियर नहीं बल्कि उसके दोस्त नामगू के नीचे काम करने की नौकरी का ऑफर मिल जाता है। लेकिन वो पहले इंजीनियर था तो यहाँ एक क्लर्क वाला काम कैसे कर सकता था, क्योंकि रिस्पेक्ट कम होने के साथ साथ सैलरी भी कम है। नामगू उसे बोलता है कि अगर सिलेक्शन हो गई तो ठीक, नहीं तो एक नई कंपनी आई है जिसका नाम मून पेपर है, तुम वहां भी ट्राई कर लो। और उसे अपना दांत किसी डेंटिस्ट को दिखाने को बोलकर वहां से भेज देता है। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो ऑल इज वेल बोलते हुए इंटरव्यू देने आया था। अब ये आदमी भी मानसू की पिछली कंपनी से निकाला गया है। इसकी कहानी हम आगे जानेंगे। अब निराशा से वो अपने घर आता है तो एक आदमी को देखते हुए और ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसका नाम सियोन चुल है, जो कि मून पेपर कंपनी का नया मैनेजर था और पिछली कंपनी में मानसू के नीचे काम किया करता था। लेकिन उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाता है जब यहाँ उसे पता चलता है कि घर की मॉर्टगेज डिफॉल्ट हो चुकी है और 3 महीनों में घर नीलाम हो जाएगा। वो दुखी हो जाता है क्योंकि इस घर को उसने मेहनत के साथ बनाया था। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि ये घर नीलाम होने से पहले ही वो बेच देंगे और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो दोबारा खरीद लेंगे। और साथ ही अब से खर्चा कम करना होगा ताकि मॉर्टगेज का फाइन भर सकें और पैसों की बचत करनी थी। इसलिए दोनों डॉग्स को भी मेरी के माता पिता ले जाते हैं और मानसू अपनी और मेरी की गाड़ी भी बेच देता है और एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेता है। उनके बेटे के दोस्त के डैड, जो कि अमीर आदमी थे, जो कि एक मोबाइल स्टोर के मालिक थे, उनको ये घर हैंड ओवर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है। लेकिन कंडीशन ये थी कि ये घर मानसू 1 महीने बाद खाली करेगा। वो घर का बायर मेरी के साथ इनडायरेक्टली फ्लर्ट करता है, लेकिन मेरी उसे इग्नोर कर देती है।
यहाँ मानसू भी अपने बच्चों को दुखी देख एक आखिरी कोशिश के चलते मून पेपर वाली कंपनी में जाता है और सोचता है कि भाड़ में गई सेल्फ रिस्पेक्ट और बॉस के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि मैं कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे हायर कर लो। लेकिन यहाँ का नया मैनेजर उसे नीचा दिखाते हुए घर जाने को बोलता है और बोलता है कि थोड़ी सी भी शर्म है तो ऐसी जगह पर गिड़गिड़ाया मत करो जहां लोग पॉटी सूसू करते हैं। ये वही आदमी है जिसका इंटरव्यू मानसू अपने मोबाइल में पिछली रात देख रहा था और जो कि अब मून पेपर का नया मैनेजर है। वो उसे कुछ पैसे देते हुए किसी लोकल बार में जाकर शराब पीकर माइंड को हल्का करने का बोलता है और भेज देता है। यहाँ लोकल बार में बैठे वो उसी मैनेजर की वीडियोस देख रहा था जो कि देश की हर जगह घूमता और एक शौकीन टाइप का इंसान था। मानसू सोचता है कि ऐसे लोगों के पास नौकरी है और मुझे नौकरी की जरूरत है तो मैं जॉबलेस हूँ। इतने में ही उसकी बीवी उसे घर बुलाती है। यहाँ पता चलता है कि उनकी बेटी की म्यूजिक टीचर अब उनकी बेटी को और सिखाना नहीं चाहती क्योंकि वो काफी सिखा चुकी है और इससे ज्यादा सीखना है तो एक प्रोफेशनल लेवल की टीचर को हायर करना होगा जिसमें मोटा खर्चा आने वाला है। शाम को मानसू फिर से सियोन चुल की वीडियोस देख रहा था जो कि फेमस मून पेपर कंपनी का मैनेजर होने के नाते काफी इंटरव्यू दे रहा था। उसकी वाइफ मेरी बोलती है कि उससे ज्यादा टैलेंटेड तो तुम हो और काश इस आदमी पर आसमानी बिजली गिर जाए और ये नौकरी तुम्हें मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। ये सुन मानसू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगले दिन सियोन चुल का पीछा करने लगता है और ठान लेता है कि आज तो वो नौकरी लेकर ही रहेगा। और जैसे ही सियोन चुल एक जगह कॉल करने रुकता है तो वो फौरन पीछे की टेरेस पर आकर वहां से एक गमला उस पर गिराने की पूरी हिम्मत जुटा लेता है। लेकिन घर की मालकिन आते ही वो रुक जाता है। बात को घुमाने के लिए वो उससे वो गमला खरीद लेता है जो कि लाल मिर्ची के प्लांट का था। इसके बाद वो सोचता है कि अगर वो सियोन चुल को मार भी देगा तो कोई और उसकी पोजीशन ले लेगा क्योंकि शहर में कितने ही लोग होंगे जो मानसू की बराबरी के जॉब एक्सपीरियंस वाले होंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो सबको एक साथ ही हैंडल कर सके। इसके बाद वो फौरन घर आता है और एक बर्नर फोन लेता है और उससे एक लोकल मैगजीन को कॉल करता है और झूठ में बोल देता है कि मैं रेड पेपर कंपनी का मालिक बोल रहा हूं, मुझे अपनी कंपनी के लिए इंजीनियर्स चाहिए और उसे मैगजीन में एड प्रिंट करवाना है। इस तरह वो सभी क्वालिफाइड लोगों को एक साथ लेकर आने वाला था। अब आता है कहानी का पहला दावेदार जिसका नाम गोबियोम है और ये वही आदमी है जिसे हमने पहले देखा था। वो भी मानसू की कंपनी से निकाला जा चुका है। उसकी बीवी उससे तंग रहने लगी थी क्योंकि वो अब बेरोजगार है और अक्सर डिप्रेस्ड रहने लगा था। कोई काम नहीं था इसलिए दिन भर न्यूज़पेपर में नई नौकरी ढूंढने लगा था। घर का सारा खर्चा बीवी के कंधों पर आ चुका है। उसकी बीवी उसे इतना निकम्मा मानने लगी थी कि उसकी बीवी का बाहर अफेयर भी चल रहा था। खैर, अब गोबियोम आज मैगजीन में रेड पेपर का आर्टिकल देखता है और तुरंत अपना रिज्यूमे भेज देता है जो कि मानसू के पास पहुंच जाता है। 2 दिन बाद मानसू शहर भर से सारे भेजे गए रिज्यूमे कलेक्ट करता है और फौरन अपने घर आता है और दांत के दर्द के साथ साथ उन सभी रिज्यूमे पर गौर कर रहा था। वो बाकी अंडर क्वालिफाइड रिज्यूमे फेंक देता है और सिर्फ 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है जो कि उसकी बराबरी का जॉब एक्सपीरियंस रखते थे और अब उसकी नजर में 3 लोग आ चुके हैं। पहला था गोबियोम, दूसरा था सिजो और तीसरा तो हमें पता ही है जो ऑलरेडी मून पेपर का अय्याश मैनेजर है। वो बाकी सारे रिज्यूमे जला देता है और एक प्लास्टिक की नकली गन के पार्ट्स मंगवाता है और उसे जोड़कर एक असली जैसी दिखने वाली बंदूक बनाकर उसे अपने शोकेस में रख वहां से असली गन निकाल लेता है जो कि उसके डैड की थी और उसकी वाइफ को गन मिसिंग होने से कोई शक भी ना हो। अगले दिन वो अपनी सेकंड हैंड गाड़ी में गोबियोम के घर जाता है तो पाता है कि गोबियोम वहां नहीं था बल्कि वहां से एक अनजान आदमी बाहर आ रहा था जो कि गोबियोम की वाइफ का बॉयफ्रेंड था। खैर, नजर रखने के बाद वो वापस घर जाता है और अगले दिन फिर से उसके घर के बाहर जाता है। लेकिन अचानक से वो दोनों आज घर के पीछे टहल रहे थे और एक जगह बैठकर पिकनिक मनाने लगते हैं। गोबियोम दुखी है क्योंकि जॉब का कोई भी ईमेल नहीं आया था। उसकी बीवी उसे बोलती है कि मायूस होने की बजाय तुम कहीं और कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम्हें ठीक उसी तरह हिम्मत रखते हुए ट्राई करना होगा जिस तरह तुमने आज से सालों पहले जवानी में ट्राई करते हुए उसे शादी के लिए पूछा था। ठीक वैसी ही हिम्मत अपने अंदर फिर से लेकर आओ और कोई दूसरा काम करो। लेकिन वो बोलता है कि मैंने इतने साल इस कंपनी में काम किया था, क्योंकि उसे सच में पेपर बनाने से प्यार है और वो जानता है कि पेपर इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है। इतने में ही उसे दिमाग में आता है कि शायद वो रेड पेपर वाली कंपनी मेल ना भेजकर पेपर पर ही जॉब हायरिंग की लेटर भेजते होंगे, इसलिए अपना मेल बॉक्स चेक करने जाता है। उसकी बीवी उसको बहुत गालियां देती है और घर वापस जाने लगती है। लेकिन इतने में ही उसके सामने से एक स्नेक गुजरता है जो पीछे छुपे मानसू को काट लेता है। अब उसे लगता है कि मानसू कोई राहगीर है तो वो फौरन उसकी मदद करने लग जाती है
और उसका पैर हवा में उठाकर उसे बांधकर पॉइजन को सक आउट करना शुरू कर देती है। मानसू को समझ ही नहीं आता कि ये साला हो क्या रहा था और उसे टांग उठाकर रखने का बोलते हुए कुछ देर बाद फौरन घर जाने को बोलकर चली जाती है। फिर जैसे ही वो घर आकर मोबाइल में देखता है तो उसमें लिखा था कि अगर जहरीले स्नेक ने काटा है तो टांग को ऊपर मत उठाएं और जहर को सक करके निकालने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। मानसू बोलता है कि साला कैसे कैसे लोग हैं जो बिना कोई जानकारी कुछ भी करते रहते हैं, और शुक्र है स्नेक जहरीला नहीं था, नहीं तो गोबियोम की बीवी की सलाह के चक्कर में वो खुद दुनिया से टपक गया होता। इसी दौरान उसकी वाइफ मेरी उसके पास आती है और उसे डांस कंपटीशन का याद करवाते हुए नई नौकरी ढूंढने को बोलती है, क्योंकि वो एक ही जॉब के पीछे मानसू को दुखी नहीं देख सकती। लेकिन मानसू बोलता है कि वो कोशिश कर रहा है, बस कुछ दिन और, फिर शायद उसे नौकरी मिल ही जाएगी। अगले दिन वो फिर से इंटरव्यू का झूठ बोलते हुए घर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही नजर बचाते हुए आज गोबियोम के घर में दाखिल होता है तो पाता है कि उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हम बिस्तर हो रही थी। ये देख उसे गोबियोम के लिए बुरा लगता है और ऐसे ही गाड़ी में बैठ कुछ दूर जाता है तो पाता है कि गोबियोम वापस आ रहा था। और मानसू सोचता है कि अगर उसने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया तो शायद गोबियोम डिप्रेस ना हो जाए और घर में ही ना रहना शुरू कर दे, क्योंकि उसे तो उसको घर से बाहर निकाल कर मारना था। अगर वो उसे घर पर मारेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि घर पर सीसीटीवी के साथ उसकी बीवी भी मौजूद होगी। गोबियोम बेरोजगारी के चलते काफी ड्रिंक करने लगा था और मानसू की झूठी नौकरी के सिलसिले में उसने शराब छोड़ने की थेरेपी लेना शुरू किया था। लेकिन आज थेरेपी कैंसिल हो गई, इसलिए वो जल्दी घर वापस आ गया। वो तुरंत रेड पेपर कंपनी की तरफ से गोबियोम को कॉल करता है और उसे किसी भी बहाने से घर के अंदर जाने से रोकता है। मानसू बोलता है कि मैं तुम्हें कंपनी का एड्रेस भेजता हूँ और तुम्हें अभी इंटरव्यू के लिए आना होगा। लेकिन गोबियोम बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुरंत इंटरव्यू वाला सूट पहन कर आता हूँ। लेकिन अंदर जाते ही जब वो सब कुछ देख लेता है तो दुखी होकर बाहर आता है और जिंदगी को कोसने लगता है। दुखी होकर मोबाइल देखता है तो रेड पेपर कंपनी का भी कोई एड्रेस नहीं आया था, मतलब डबल धोखा मिल गया था। और दुखी होते हुए अपने पुराने दोस्त को फिर से शराब पीने के लिए बार में मिलने को बोलता है। यहाँ मानसू को भी अपनी वाइफ का कॉल आता है जो उसे पिक करने के लिए बुलाती है। लेकिन यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो डेंटिस्ट जिसके पास मेरी काम कर रही थी, देखने में तो वो भी ठीक ठाक ही था, तो क्या उसकी बीवी भी उसके साथ मिलकर मानसू को चीट कर रही होगी? डेंटिस्ट उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। वो सोचता है कि जब तक वो नौकरी नहीं हासिल कर लेगा तब तक उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देने वाला और तब तक उसकी वाइफ भी उस डेंटिस्ट के पास काम करती रहेगी। अब जो करना है जल्दी करना होगा। अब जिसका डर था वही हुआ। गोबियोम घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। तो अब अगर नौकरी पानी है तो सीसीटीवी से नजर बचाकर ही घर में दाखिल होना होगा। अगले दिन वो फिर से दांत में दर्द लेकर गोबियोम के घर आता है और उस पर गन तान देता है। गोबियोम सोचता है कि साला ये तो उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड है। वो उसे गालियां देता है और उनका शोर सुन उसकी बीवी भी चुपके से मानसू पर हमला करने आती है। लेकिन इसी दौरान तीनों में बहस हो जाती है और मानसू से गलती से गोबियोम के कंधे पर गोली चल जाती है और वो महिला भी उस पर हमला कर देती है। और गन नीचे गिरते ही तीनों गन को लेने के लिए काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन फाइनली गन उसकी बीवी के हाथ में लग जाती है। मानसू वहां से जान बचा के भागता है, लेकिन गोबियोम की वाइफ उसे मार देती है, क्योंकि अब वो उसके अफेयर के बारे में जान गया था और वो किसी हारे हुए इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जो हमेशा उसे छोड़कर पेपर बनाने वाली कंपनी की बात किया करता हो। और मानसू वहां एक इकलौता विटनेस था, इसलिए वो उसे भी मारने को दौड़ती है, लेकिन मानसू जान बचाकर गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाप कंगाल हो चुका था, इसलिए मानसू का बेटा अपने दोस्त के साथ मोबाइल्स चुराने का प्लान बना रहा था। और यह दोस्त वही था जिसके डैड ने उनका घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और मजे की बात यह थी कि वो दोनों उसके दोस्त के डैड के ही मोबाइल स्टोर में डाका डालने वाले थे। अब गैस स्टेशन पर पहुंचकर मानसू अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन बेटे से उसे पता चलता है कि मॉम तो पहले ही डांस कंपटीशन के लिए जा चुकी है। ये वही कंपटीशन था जिसके बारे में मिरी ने उसे पिछली रात याद करवाया था। जब वो अमीर थे तो हर साल उस कंपटीशन में जाया करते थे और कहानी की शुरुआत में मानसू ने अपनी वाइफ को इसी कंपटीशन के लिए सैंडल्स गिफ्ट किए थे। वो घर जाकर फौरन तैयार होकर पार्टी में जाता है। यहाँ मिरी भी काफी देर तक उसका इंतजार करती है और उसके ना आने पर वो अपने डेंटिस्ट दोस्त के साथ ही डांस करने लगती है। जब मानसू वहां आता है तो उन्हें साथ में डांस करते देख निराश होकर घर चला जाता है और रास्ते में उसे याद आता है कि उसकी गन तो गोबियोम की वाइफ के पास ही रह गई थी। इसलिए वो चुपके से वहां जाता है और देखता है कि गोबियोम की वाइफ अपने प्रेमी के साथ मिलकर गोबियोम को दफना रही थी और साथ में मानसू की गन को भी दफना देती है। और ऐसा करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करती है
और मानसू भी चुपके से गोबियों की बॉडी के ऊपर की मिट्टी हटाकर वहां से गन निकालकर वापस घर आ जाता है। मिरी के वापस आते ही उन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन मिरी उसे पूरा भरोसा दिला देती है कि वो कभी मानसू को चीट नहीं करेगी। वो बस उसे चिढ़ा रही थी क्योंकि वो पिछले 1 साल से इस डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब जरूरत थी तो मानसू उस कंपटीशन में भी लेट आया था। मानसू उससे माफी मांग लेता है। अब एक दावेदार तो निपट गया था, अब बारी है अगले दावेदार की, जिसका नाम सिजो है, जो नौकरी से निकाले जाने के बाद जूते की दुकान में सेल्समैन का काम किया करता है। मानसू एक कस्टमर की तरह वहां आता है और उससे बातें करते हुए उस दुकान के बंद होने की टाइमिंग्स के बारे में पूछता हुआ वहां से चला जाता है। और दुकान बंद होते ही वो उसका रास्ते में इंतजार करता है, और जैसे ही सिजो आता है तो वो गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उससे मदद मांगता है। मानसू जानता था कि सिजो को मशीन की अच्छी जानकारी है, क्योंकि ऐसा उसके रिज्यूमे में लिखा था। अब जैसे ही वो उसकी गाड़ी चेक करने आता है तो मानसू डरते हुए ही सही लेकिन उसे मार डालता है और उसे गाड़ी के ट्रंक में पैक करके अपने घर की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ इत्तेफाक से वो अपनी बंदूक की गोली का शेल भूल जाता है। यहाँ मानसू का बेटा भी अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके डैड के स्टोर से ढेर सारे मोबाइल चुराकर जैसे ही वापस आ रहा होता है तो पुलिस उनके पीछे लग जाती है, लेकिन वो दोनों बचते बचाते पुलिस वालों से नजर बचाकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर आकर मानसू भी फौरन घर के साइड में एक डिगिंग करता है और इतना थक जाता है कि सिजो की बॉडी को गाड़ी की डिक्की में ही भूलकर सो जाता है। सुबह पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक देती है तो मानसू को लगता है कि पुलिस वालों को उसके बारे में पता चल गया, इसलिए वो चुपचाप बाहर आता है। लेकिन पुलिस वाले तो उसके बेटे को अरेस्ट करने आए थे। ये देख मिरी भी घबरा जाती है, क्योंकि स्टोर के मालिक ने उन पर कंप्लेंट कर दी थी और जिसके चलते उनके बेटे को 1 साल की सजा होने वाली थी। अब मानसू भी अपने बेटे को हौसला देता है और बोलता है कि चाहे कोई कुछ भी पूछे, तुम बस एक ही बयान देना कि ये सब उसके दोस्त की गलती है। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर वो स्टोर का मालिक भी आया था, जो कि उनका घर भी खरीदने वाला था। मेरी उससे पुलिस कंप्लेंट वापस लेने की काफी गुजारिश करती है और थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करती है, लेकिन इतने में ही मानसू पीछे से आता है और भारी आवाज में बस एक ही बात बोलता है कि उसने पुलिस वालों से बात की और पता चला कि जिस टाइम चोरी हुई उस समय उसके स्टोर के सीसीटीवी बंद थे और रोज रात को ही अक्सर उसके सीसीटीवी बंद रहते थे। तो आखिर वो स्टोर में ऐसा क्या करता था जो रोज सीसीटीवी बंद रखता था? यहाँ मैं आपको बता दूं कि मानसू हवा में तीर चला रहा था जो कि निशाने पर लग जाते हैं, क्योंकि वो स्टोर मालिक अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टोर में सीसीटीवी बंद करके टाइम स्पेंड किया करता था। मानसू बोलता है कि पुलिस कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो वो उसकी बीवी को सीसीटीवी बंद होने की असली वजह बता देगा। और जैसे ही ये बात सुनकर वो घबराता है तो मानसू अपना दूसरा दाव खेलता है और बोलता है कि जो घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है उसे भी फौरन कैंसिल कर दो। और इसके बाद वो दोनों घर आकर बेटे के सीक्रेट ड्रॉर से सारे मोबाइल निकालते हैं, लेकिन यहाँ उसे अपने बेटे का सिगरेट का पैकेट भी मिलता है और वो उसे चुपके से पॉकेट में डाल लेता है। इसके बाद दोनों उन मोबाइल्स को जमीन में छुपा देते हैं और बेटे के घर आने के बाद वो उसे उसका सिगरेट का पैकेट देते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे ड्रॉर से ये मिला और इसे फौरन अपने खुद के हाथों से फेंक कर आओ। लेकिन बेटा वो फेंकता नहीं, बल्कि रात को फिर से रूफ पर चढ़कर स्मोक करने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि उसके डैड किसी की बॉडी को ग्रीन हाउस के अंदर काटने की तैयारी कर रहे थे। वो डर जाता है और सोने चला जाता है। यहाँ मानसू भी सिजू की बॉडी के टुकड़े नहीं कर पाता, इसलिए उसे टाइटली बांधकर उसी गड्ढे में डाल देता है जिसे उसने खोदा था और उस पर एक प्लांट लगा देता है। अब यहाँ सिजू को मिसिंग हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और पुलिस उसकी तफ्तीश करते हुए मानसू के घर तक आ जाती है। उन्हें मानसू पर शक नहीं था, वो तो बस उसकी सलामती के लिए उसे आगाह करने आए थे, क्योंकि सिजू के गायब होने के बाद उन्हें उसकी गाड़ी और उसका मोबाइल मिलता है जिसमें लास्ट कॉल पेपर कंपनी का था। बात करने पर उन्हें पता चलता है कि सिजू का नौकरी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन और पूछने पर वो कंपनी मैनेजर बताता है कि सबसे पहले किसी गोबियोंग नाम के आदमी का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसने काफी दिन तक फोन नहीं उठाया, तो हमने अब सिजू को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अब सिजू भी गायब हो गया और उसी कंपनी में किसी मानसू नाम के बंदे ने भी इंटरव्यू दिया था। इसका मतलब कातिल जो भी है वो अब मानसू को मारने आएगा, क्योंकि इन सीरियल किलिंग्स के तार उस जॉब इंटरव्यू से जुड़े हुए थे। वो मानसू को चौकन्ना होने का बोलते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन मेरी को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था। खैर, यहाँ मानसू का रास्ता भी साफ था, क्योंकि अब उसे आराम से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक रुकावट थी। जिस कंपनी में उसने और दोनों मरे हुए लोगों ने इंटरव्यू दिया था वो एक लोकल पेपर मेकिंग कंपनी थी और मून पेपर वाली कंपनी एक बड़ी कंपनी थी। तो अगर मानसू कल को लोकल पेपर वाली कंपनी में इंजीनियर बन भी जाता है तो तीसरा दावेदार, जिसका नाम सियोन चुल है, जो कि मून पेपर में अभी मैनेजर की नौकरी कर रहा था और जिसने उसकी बेइज्जती भी की थी, वो भी तो कल को इंजीनियर की नौकरी के लिए उसकी कंपनी में अप्लाई करके उसकी नौकरी खा सकता था। इसलिए उसे सियोन चुल को भी रास्ते से हटाना होगा
और उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले तो सिजू जैसे जो मेहनत करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दूसरे गोबियोम जैसे जो किस्मत को कोसते हैं और दुखी होते हैं। तीसरे मानसू जैसे जो किस्मत बनाने के लिए गलत रास्ते पर उतर जाते हैं। और चौथे फ्रैंक जैसे जो बस किस्मत के भरोसे ही बैठ जाते हैं, जो 6 मिलियन की लॉटरी जीतने के बाद भी गुस्से में चर्च पर बर्फ के गोले मार रहा है। अब फ्रैंक ऐसा क्यों कर रहा था, ये पता करने के लिए इस कहानी के बाद आप बेचारे फ्रैंक की कहानी भी सुन लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब मानसू पर आते हैं। इसके बाद वो फौरन सियोनचुल के घर की ओर अपना आखिरी शिकार करने निकल जाता है। यहाँ मानसू का बेटा अकेले में निराश बैठा था। मेरी उसके पास आती है तो वो बोलता है कि उसे अब इस घर में डर लगने लगा है, क्योंकि पिछली रात उसने ठीक से नहीं देखा, पर उनके डैड ग्रीन हाउस में कुछ तो कर रहे थे। ये सुन मेरी को दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली होने का यकीन हो जाता है। वो फौरन शोकेस वाली गन देखती है तो पाती है कि वहां असली नहीं बल्कि प्लास्टिक की गन थी, और वो फौरन नई नई मिट्टी की खुदाई हुए प्लांट की ओर गौर करती है और उसे खोदना शुरू कर देती है। यहाँ मानसू भी सियोनचुल से मिलता है और बोलता है कि उस दिन उसने टॉयलेट के बाहर जॉब मांगकर गलती की थी और उसे उस बात का पछतावा है और वो माफी मांगने के लिए आया है और उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है। सियोनचुल एक दरबाज आदमी था तो उसे अंदर आने देता है। दोनों शराब पीते हैं, लेकिन मानसू अपनी शराब चुपके से फेंक रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसने उस बोतल में बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी, और मानसू अक्सर कम शराब पीने वाला आदमी था, क्योंकि अगर एक बार उसने ज्यादा शराब पी ली तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन सियोनचुल उसे अपनी स्पेशल ड्रिंक देते हुए उसे जबरदस्ती पीने को बोलता है। मजबूरन उसे भी पीनी पड़ती है, और ऐसा करते ही वो इतना नशे में हो जाता है कि अपना दांत जो कि दर्द कर रहा था उसे खुद ही उखाड़ देता है। उसे ऐसा करते देख सियोनचुल भी शॉक हो जाता है और दोनों इसके बाद खूब शराब पीते हैं। लेकिन अब मानसू की दवाई का असर होता है और सियोनचुल भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसे आधा जमीन में गाड़ देता है, और इतने में ही उसे मेरी का वीडियो कॉल भी आ जाता है, क्योंकि मेरी भी खुदाई के बाद सब देख चुकी थी। मेरी उसे समझाती है कि वो जो कर रहा है वो काफी गलत है, और ऐसा भी क्या पागलपन जो एक नौकरी के लिए वो ऐसे काम कर रहा था। लेकिन मानसू उसे भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि वो जो भी कर रहा है बस अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा है, और आज उसका आखिरी इंटरव्यू है और इंटरव्यू के बाद वो वापस घर आ जाएगा। इसके बाद सियोनचुल को भी होश आने लगता है, लेकिन मानसू उसे अलविदा बोलते हुए उसके मुंह में फनल लगाकर ढेर सारा मांस डाल देता है ताकि उसकी सांस रुक जाए। इसके बाद उसके मरते ही वो उसे काउच पर लेटा देता है और सारे सबूत और फिंगरप्रिंट मिटा देता है, ताकि ऐसा लगे कि खूब सारी शराब पीने के बाद और कच्चा मांस खाने के बाद सियोनचुल का दम खुद ही घुट गया और वो मर गया। इसके बाद अपना दांत उठाता है और घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते ही मेरी से मिलता है और सारी बात बताता है और अपना दांत भी दिखाता है, जिससे अब वो निजात पा चुका था। मेरी दुखी है क्योंकि मानसू की ग्रीन हाउस वाली हरकत उनका बेटा देख चुका था, लेकिन मानसू बोलता है कि उसे बोलना कि वो एक पिग था जिसे मैं फर्टिलाइजर के लिए काट रहा था ताकि उसके प्लांट्स को अच्छी खाद मिल सके। दोनों इस बात पर समझौता कर लेते हैं, और कुछ दिन बाद मानसू को भी इंटरव्यू का कॉल आता है और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देता है, क्योंकि आज ना तो उसका कोई कंपटीशन था और ना ही उसके दांत में दर्द। यहाँ उसे बताया जाता है कि वो कंपनी पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, यानी कि सारा काम मशीन करेगी और अकेले मानसू को ही पूरा प्रोडक्शन हैंडल करना होगा। मानसू दिल में सोचता है कि वो बीते दिनों इतना कुछ हैंडल कर चुका है तो अब ये भी सही। अगले दिन पुलिस वाले भी उसके घर आकर बताते हैं कि वो अब सिजू और गोबियोम की हत्या का केस क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने गोबियोम की बीवी से बात की तो उसने बताया कि गोबियोम डिप्रेस रहता था और वो नौकरी पाने के कंपटीशन के चलते सिजू से जलता भी था, और उसी ने सिजू को अपनी एक बिना लाइसेंस वाली गन से मारा और गन लेकर कहीं गायब हो गया। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि गोबियोम की बीवी ने मानसू को बचा लिया था, क्योंकि अगर मानसू फंसता तो वो भी फंस जाती, क्योंकि उसने ही अपने पति को मारा था, और ये केस क्लोज कर दिया जाता है। और इसके बाद मानसू और उसकी फैमिली भी अपनी पहले वाली जिंदगी में लौट जाते हैं, क्योंकि अब मानसू के पास एक सिक्योर जॉब और अपना घर भी था, और साथ में वो उनके दोनों डॉग्स को भी वापस ले आया था। अगले दिन सभी अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। मानसू ऑफिस जाता है, बेटा फिर से उसी फ्रेंड के साथ स्कूल की ओर निकल जाता है, और उनकी बेटी भी अब चेलो की बेहतरीन धुन बजाना सीख गई है। और एक शरीफ आदमी के चेहरे की खुशी और उसके चेहरे के पीछे के घिनौने सीक्रेट के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपका कहानी के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी